इसमें इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये सारा पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक, इसलिए वो पॉजिटिव है, ठीक है। एंथैल्पी हो गया। थर्मोडायनेमिक्स केमिकल के इक्वेशन आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, जो हम पहले बता चुके हैं स्टेट फंक्शन ये सब। वहाँ एंथैल्पी नहीं है, एंथैल्पी को भी आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी क्या होता है? देखिए स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, ये मतलब चेंज, नेचुरल चेंज होता है जो खुद पे खुद होता है विदाउट एनी आउटसाइड वर्क और एनी हीट। जैसे क्या होता है, आइस मेल्टिंग, आयरन रस्टिंग, जैसे हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी हीट फ्लो, ये सब स्पॉन्टेनिटी है, ये अपने आप होता है, खुद होता है, यही है, ठीक है। अब इंट्रॉपी एस, अब इंट्रॉपी क्या होता है? देखिए इंट्रॉपी क्या होता है, ये मेजर ऑफ रैंडमनेस है, डिसऑर्डर और कह सकते हैं द नंबर ऑफ वेज एनर्जी कैन बी अरेंज इन ए सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम कितना डिसऑर्डर हो सकता है, कितना रैंडमनेस हो सकता है, यही इंट्रॉपी बताता है। देखिए सिस्टम डिसऑर्डर रैंडमनेस का मतलब क्या समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए लिक्विड से हम लोग गैस बनाते हैं, ठीक, तो जो पार्टिकल होता है वो और ज़्यादा स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है, पता है ना, ये वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी सिस्टम डिसऑर्डर हो गया, वो और फैल गया, वही आप समझिए इंट्रॉपी शॉर्ट में एस, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स जो डिफिनेशन है उसके अनुसार से इंट्रॉपी इज ए स्टेट फंक्शन रिलेटेड टू डिसऑर्डर और रैंडमनेस, ये याद रखिएगा, एमसीक्यू में आएगा, डिसऑर्डर रैंडमनेस मार दीजिएगा आप, ये हो गया। अब छोटा सा हम बताते हैं आपको कि इंथैल्पी और इंट्रॉपी में क्या अंतर है। देखिए इंथैल्पी मेजर करता है हीट कंटेंट, किसी सिस्टम को हीट कंटेंट का, और इंट्रॉपी बताता है कोई सिस्टम कितना ज़्यादा रैंडमनेस या डिसऑर्डर हो सकता है सिस्टम के अंदर, ठीक है। अच्छा इंट्रॉपी, अगर इंट्रॉपी यानी एस अगर राइज होगा तो मॉलिक्यूल बिकम मोर स्प्रेड आउट और डिसऑर्डर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आइस मेल्ट इनटू वाटर, मॉलिक्यूल और स्प्रेड आउट होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर यही एंट्रोपी नेगेटिव होगा या डिक्रीज करेगा, जैसे एस एस नेगेटिव होगा या डिक्रीज करेगा, तो गैस उसका क्या एग्जांपल होगा, जैसे गैस कंडेंस होकर लिक्विड बन गया, तो पार्टिकल और नज़दीक आ गया, सिस्टम और सिकुड़ गया, यानी रैंडमनेस और डिसऑर्डर उसका डिक्रीज हो गया, यही है सिंपल सा। अब इसमें गिब्स फ्री एनर्जी आप याद रखिएगा, गिब्स फ्री एनर्जी क्या डिनोट करता है, स्पॉन्टेनिटी टेस्ट बताता है। कैसे? अगर जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा, जी इक्वल टू जीरो है तो इक्विलिब्रियम होगा, और जी अगर ग्रेटर है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देगा, ये 3 कंडीशन है, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। यहाँ देखिए समझाया हुआ है आपको। और चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या होता है, आर टी इन केल्विन, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर केल्विन में होगा, और आर का वैल्यू अप्रोक्स 2 होता है, यही है। अब एल एन नहीं है, ये लॉग है, ठीक है, इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के, ये होता है डेल्टा जी का, ठीक है। यहाँ एल एन सॉरी लॉग है वो, ठीक है। 16 हो गया, अब ये ख़त्म हो गया। अब इसमें देखें कुछ बचा टर्म। हाँ एक चीज़ और बताते हैं, इसमें सिस्टम को डिफाइन करते हैं, जो आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं सिस्टम क्या होगा, सिस्टम क्या होगा। देखिए सिस्टम क्या है, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट वी चूज टू स्टडी और ऑब्जर्व, जो हम लोग स्टडीज़ के लिए ऑब्जर्व या अपने ऑब्जर्वेशन के लिए जिस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग आइसोलेट करके चूज़ करते हैं ना, वही सिस्टम हो गया, ये हो गया। अब जैसे प्रैक्टिकल में बता, जैसे हीट इंजन हमारा एक सिस्टम हो गया, ठीक है। और इसमें कुछ बचा, और इसमें कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब आइए लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ते हैं। चार लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। जीरोथ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 लॉ हो गया, जीरो से शुरू होता है। जनरली आपको बुक में सेकंड तक मिलेगा, थर्ड फोर्थ कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मज़े की बात है कि बीपीएससी 71st में थर्ड लॉ पूछा गया है, थर्ड या फोर्थ पूछा गया है, हम श्योर हैं, ठीक है। आप लोग एक बार पीपीआई के उपलट के देखिएगा। तो यहाँ पे लॉ है, स्टेटमेंट है, लॉ क्या कहता है, की पॉइंट है, और एग्जाम्पल इम्प्लीकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में है, ठीक है। जीरोथ लॉ आपको ये याद रखना है, जीरोथ लॉ क्या करता है,
थर्मल इक्विलिब्रियम को बताता है। अगर कोई बॉडी ए इक्विलिब्रियम विथ सी है और बी भी विथ सी है तो ए बी भी इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सिंपल सा बात है, समझें। अगर मान लीजिए कोई पानी का ग्लास में पानी 10 डिग्री पे है, ठीक है, किसी में 30 डिग्री पे है, ठीक, और चौथा में 40 डिग्री पे है। अगर तीनों को मिलाइएगा तो लास्ट में इक्विलिब्रियम तो तीनों एक पॉइंट पे आ जाएगा। ये इसका प्रैक्टिकल है एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें जीरोथ ये पूछ सकता है कि जीरोथ लॉ से क्या हम लोग डिराइव करते हैं। जीरोथ लॉ से हम लोग को टेम्परेचर का कंसेप्ट मिलता है, याद रखिएगा, रेड में हम वो लिख दिए हैं, आप देख रहे हैं ना टेम्परेचर। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया, ये क्या है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है। देखिए पहला थर्मिनल जीरोथ लॉ थर्मल इक्विलिब्रियम बताया, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया, ठीक। इसमें हम लोग क्या मिलता है, हम लोग को इंटरनल एनर्जी जो स्टेट फंक्शन है ये हम लोग डिराइव करते हैं, और एक आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग डिराइव करने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं होता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, चेंज डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट अप्लाइड प्लस वर्क डन, ठीक है, ये होता है। ये तीनों आपस में इंक्रीज डिक्रीज होता है, लेकिन ये ओवरऑल फिक्स होता है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसका प्रैक्टिकल यूज़ है एक्सपेंशन और कंप्रेशन में, ठीक है। अब सिस्टम डज नॉट वर्क, एक्सपेंशन में कोई सिस्टम वर्क नहीं करता है, वो अपने आप स्वतः है, ठीक है, इसलिए वर्क यहाँ पे जीरो से नेगेटिव है। इंटरनल एनर्जी उसमें चेंज हो जाता है अपने आप, ठीक है। उसके बाद वर्क डन ऑन ए सिस्टम अगर होगा तो कंप्रेशन, जैसे देखिए अगर गैस को कंप्रेस करना है तब हम लोग को चाहिए एक्सटर्नल एनर्जी लगाना होगा, प्रेशर के रूप में हम लोग लगाते हैं ना, तो यही है यहाँ पे। आप सेकेंड लॉ आ जाइए, सेकेंड लॉ क्या कहता है, देखिए सेकेंड थर्ड फोर्थ टफ है, सिर्फ की पॉइंट याद रखिए। डायरेक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ नेचुरल प्रोसेस, देखिए सेकेंड लॉ बताता है कि जो नेचुरल प्रोसेस है उसका लिमिटेशन है। जैसे एक ऐसा हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो कि सारे हीट को वर्क में बदल दे, यानी 100% इफिशियंट हीट इंजन बन ही नहीं सकता है, ये सेकेंड लॉ बताता है हमारा। यानी कोई भी एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं तो 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज करने में या सराउंडिंग में वेस्ट होता ही होता है, ठीक है। और यहीं से सेकेंड लॉ से ही हम लोग को एंट्रोपी एस का कंसेप्ट मिलता है, ठीक है। और इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने पे बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी देखिए इससे एक चीज़ और हम लोग प्रैक्टिकल क्या डिराइव करते हैं कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक अपने आप हीट ट्रांसफ़र हो जाता है, स्वतः हो जाता है, ठीक है। ये है हमारा। अच्छा, लिमिटेशन क्या हो गया कि कोल्ड बॉडी से हीट से हॉट बॉडी में खुद से नहीं जा सकता, ये लिमिटेशन है। लेकिन साइंटिस्ट इतना हम लोग एडवांस हो गए हैं कि बहुत पहले ही इस लॉ के अगेंस्ट जाकर इसी लॉ का यूज़ कर समझकर ये हम लोग रेफ्रिजरेटर बनाए, हीट पंप बनाए, ये एसी बनाए, कंप्रेसर। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ कोल्डर बॉडी को हम लोग हॉटर मतलब कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में जाते हैं कंप्रेशन के थ्रू, तभी ना फ्रीज गर्म करता है, ये ठंडा करता है। वो आप उसका कंसेप्ट जानते होंगे, और कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, समझ जाइएगा। उसमें गैस को कंप्रेस करके प्रेशर के थ्रू कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होता है, और उसी थ्योरी पे काम करता है वो रेफ्रिजरेटर, एसी, हीट पंप, ये सब, ठीक है। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या है, लो टेम्परेचर बिहेवियर को बताता है, ठीक है। ये की पॉइंट है, याद रखिएगा। अब इसमें क्या है कि एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो, ये याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, और इसमें प्रैक्टिकल ये बताया गया है कि एब्सोल्यूट जीरो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अटेंड करना, यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए। अब इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, एक्सप्लेन वाई परफेक्ट क्रिस्टल हैव मिनिमम डिसऑर्डर, इसीलिए मिनिमम डिसऑर्डर होता है क्रिस्टल का। हालांकि वो इम्पॉसिबल होता है अचीव करना, लेकिन जो भी नियरेस्ट हम लोग पहुँचते हैं जीरो केल्विन के, तो वो मिनिमम डिसऑर्डर हो जाता है। फोर्थ लॉ क्या है, यहाँ पे एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो, यहाँ पे एंट्रोपी एब्सोल्यूट जीरो पे एंट्रोपी का क्या बिहेवियर है ये यहाँ बताया जाता है, ठीक है। तो इसमें इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम टू एब्सोल्यूट जीरो इन ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। कहने का मतलब है कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, 2 स्टेप, 4 स्टेप, 10 स्टेप में किसी
सिस्टम के एब्सोल्यूट जीरो को टेम्परेचर को पाना मुश्किल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए, ठीक है, जो कि मुश्किल हो जाता है। नो फिजिकल प्रोसेस जैसे कूलिंग हो गया, डीमैग्नेटाइजेशन हो गया, आप ये सब देख लीजिए, एक्सपेंशन हो गया, कैन रीच एब्सोल्यूट जीरो इनफाइनाइट टाइम। कोई भी फिजिकल प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस नहीं हो सकता है जीरो केल्विन पे। ये देखिए सिस्टम के बारे में बोला जा रहा है, ये मत सोचिए कि किसी का टेम्परेचर जीरो नहीं हो सकता, ये सिस्टम। तो ये कंप्लीट हो गया, और इसी को बार बार आप देखिए, मेरे लेक्चर को 2-3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और जितना इतना काफ़ी है आपको याद करने के लिए और एमसीक्यू बनाने के लिए। उसके बाद देखिए ये बेहतरीन हमारा एमसीक्यू है, 20 एमसीक्यू, इससे ज़्यादा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ जितना होता है उतना हम लोग कर लेते हैं। और ये डेल्टा जी गिब्स एनर्जी का फार्मूला याद रखिएगा, -RT log K, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कभी भी। और नीचे इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग लिख दिए हैं, 2-3 बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, कोई इसमें दम नहीं है। और याद रखिएगा कि ये 11th-12th का केमिस्ट्री है, ये बहुत टफ होता है, इसलिए आप सर के ऊपर से जाना पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे लेक्चर को 2-3 बार पढ़िए, आप समझ जाइएगा, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, और आराम से याद करके एमसीक्यू मार दीजिएगा। तो ठीक है, आज डे 6 कंप्लीट हुआ, और जल्द ही अभी केमिस्ट्री 11th क्लास का, केमिस्ट्री में 2 बुक था, 1 बुक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 4 बुक है, 11th में 2, 12th में 2, तो 1 बुक हम लोग कंप्लीट आज कर चुके हैं 11th का। बहुत जल्द हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, अभी तो अगस्त ही चल रहा है, अभी तो एग्ज़ाम मिनिमम पॉसिबल टाइम थ्योरी पता ही है आपको, 11 अक्टूबर को होना है। 11 अक्टूबर को 90% चांस है, और 10% चांस है 25 अक्टूबर को। और मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप वो देख सकते हैं। ओके बाय ऑल। तो हम लोग केमिस्ट्री सीरीज़ का खेल शुरू करते हैं। आज हमारा डे 6 है, डे 6 यानी चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे 71st बीपीएससी में 2 क्वेश्चन आया है, ठीक है, और ऑडिटर में भी 1 क्वेश्चन आया है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कुछ चीज़ हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पहला चीज़ है कि ये नॉर्मल केमिस्ट्री नहीं है, ये 11th-12th का केमिस्ट्री है, काफ़ी टफ होता है 11th-12th का। पता है कि आपको 11th-12th ही बेस होता है इंजीनियरिंग का, और मेडिकल स्टूडेंट भी उसको यूज़ करते हैं पीसीएम में, पीसीबी में, ठीक है। तो हम साइंस बैकग्राउंड होने के कारण हम बेस्ट पॉसिबल नोट्स इसका हम आप लोग के पास लाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत ईजी वे में, बहुत ईजी वे में, और बहुत शॉर्ट, इतना शॉर्ट, मतलब 28-30 पेज का चैप्टर होता है, और इतना टफ टर्म होता है, उसको इतना शॉर्ट में लाना, मतलब हमको खुद लगता है कि वाह कितना अच्छा हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ बहुत लोगों को इससे फ़ायदा नहीं पहुँच पा रहा है, तो थोड़ा सा उदासी होता है, तो खैर कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें कुछ लोग कमेंट, हालांकि इधर कुछ दिन से ज़्यादा कमेंट आ रहा था, इसलिए हम सोचे कि थोड़ा सा एक बार वीडियो में बता देते थे कि कुछ लोग हमको बोल रहे हैं कि अरे भाई कितना फालतू समय, बेरोज़गार बैठा हुआ है, ये वो। तो चलिए हम नेगेटिविटी समझ सकते हैं, तो उन लोग को यही चीज़ बोलना है कि आप के पास फालतू समय है जो आप मेरे वीडियो में आके कमेंट कर रहे हैं। हम तो बना रहे हैं ना, कंटेंट दे रहे हैं, और इसके चक्कर में मेरा रिवीजन हो रहा है, और ऐसा हो जा रहा है कि हम 1 साल तक भी नहीं भूलेंगे। इसलिए मेरे बारे में मत चिंता कीजिए कि हम अनएम्प्लॉयड है या हमारे पास बहुत समय है। हमारे पास थोड़ा सा इसमें आपके सेंटेंस में ही हम चेंज करना चाहेंगे कि फालतू समय नहीं है मेरे पास, लेकिन हम अपने फ्री समय का अच्छा यूटिलाइज़ कर लेते हैं, बस हमें आप में यही अंतर है। एक बार बताना था, ऐसे भी नेगेटिविटी से हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो थोड़ा सा लोगों को बताना ज़रूरी था। चलिए दूसरी बात यह है कि देखिए फ्री का कोई चीज़ किसी को बचता नहीं, इसीलिए पता है आपको, देखिएगा कि बहुत चैनल पे, बहुत जगह पे इवन लोग 20 रुपया 30 रुपया भी लगा देते हैं, लेकिन वो लगा देते हैं क्यों? क्योंकि पता है ये साइकोलॉजी है, मतलब लोगों को वैल्यू ही नहीं है फ्री का चीज़ों का। और हालांकि ये मेरा ऐसे ही रहेगा, मेरा कोई फ्यूचर हिडन प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही चलेगा, चाहे लोग कुछ भी बोले, और जो हम शुरू किए हैं उसको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही है, कम से कम आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका रीच बढ़ाइए। और आप लोग को पता ही होगा, जस्ट अभी एक वीडियो बनाए हम लोग, इसी तरह से विजन
आईएएस जो मंथली मैगजीन होता है उसका भी हम लोग बेस्ट 60 एमसीक्यू का सीरीज कल से चालू कर रहे हैं, ठीक है। और वो बहुत बेस्ट कंपाइलेशन होगा। एट द एंड एग्ज़ाम में वहाँ से मिनिमम 10 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिलेगा। जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब हम उसका प्रूफ देंगे, और वो जब आ जाएगा मई मंथ से हम लोग शुरू करेंगे और उससे पहले 12 मंथ तक जाएंगे। तो जब आएगा तो आप लोग खुद देखिएगा और बताइएगा कितना बेहतरीन है। तो ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, एक चीज़ और कि देखिए, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इसका लेक्चर कहाँ है। वीडियो ही लेक्चर है। मतलब आपको जो एक एक चैप्टर पे जो लोग यूट्यूब पे एक एक घंटा 2-2 घंटा 10-10 घंटा का मैराथन बना रहे हैं, मतलब इसमें कितना मज़ा आता है हमको तो समझ में ही नहीं आता। ये बात तो हमको पचता ही नहीं है। फिर से हम रिपीट करें, अरे कोई इंजीनियरिंग मेडिकल थोड़ी करना है भाई, आपको उतना ही समझना है जितना आपका याद हो जाए। जो क्वेश्चन आप अंदाजी मार दें, जो लोग सोचते हैं कि हम सब समझ के ही मार दें, तो बहुत भ्रामिक है। वही लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनका मार्क्स नहीं बढ़ पाता है। कंपटीशन क्या है? सब लोग पढ़ रहा है, सबके पास मटेरियल, लेकिन यही कंपटीशन है। यहीं पे आपको दूसरे से अलग होना है, स्मार्ट प्ले करना है आपको। अब देखिए, बुरा मत मानिएगा, बैल के तरह 1 घंटा हम एक चैप्टर पढ़े जा रहे हैं, हीट पे रिसर्च कर रहे हैं 1.5 घंटे तक, लाइट पे रिसर्च कर रहे हैं। क्या है मतलब, अजीब है। वो सिर्फ आपको 6 से 10 तक एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़ना है। 11th-12th में आप जाइएगा तो फंस जाइएगा। जितना ज़रूरी है हम उसको बता दे रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा न समझने का है न कुछ। मेरा अभी तक जितना वीडियो है, जो भी उसमें टर्मिनोलॉजी है टफ या जो भी कंसेप्ट हम उसको बताते जा रहे हैं, आप उसी को देखिए, वही मोर देन इनफ है। और इस पीडीएफ को 2 से 3 बार पढ़िए, और लास्ट में जब कंपाइलेशन आएगा तब उसको पढ़िएगा। अच्छा, और एक चीज़ बता रहे हैं कि आज ये चैप्टर 6 ख़त्म होने के साथ ही हम लोग का केमिस्ट्री 11th क्लास का पार्ट 1 यानी बुक 1 ख़त्म हो गया। हम लोग एक बुक को ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक पे और चलते हैं, बहुत समय लग गया आज। चलिए आइए। तो आज हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है माइक्रोस्कोप सिस्टम में, बड़े सिस्टम में, जैसे हीट इंजन हो गया, ये सब सिस्टम हो गया, ठीक है। तो सिस्टम क्या है? जो यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में जिस छोटे से पार्ट को हम स्टडी करते हैं, जिसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको हम एक सिस्टम मान लेते हैं, उसी को सिस्टम कहते हैं, ठीक है। सिस्टम हमारे इन्वायरमेंट का, सराउंडिंग का सबसेट होता है, ठीक है। अब देखिए, 3 तरह का सबसे सिस्टम होता है: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें चार्ट बना हुआ है मैटर एक्सचेंज और एनर्जी एक्सचेंज का। जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसमें ना मैटर एक्सचेंज होता है ना एनर्जी एक्सचेंज होता है। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम पाना बहुत टफ काम है, और जनरली कोई भी ऐसा आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता है। इसके लिए हम लोग को खुद से एफर्ट लगाना पड़ता है। नेचुरली ऐसा सिस्टम मुश्किल है पाना, ठीक है। अब स्टेट फंक्शन वर्सेस पाथ फंक्शन। देखिए, स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन जो होता है डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेटस पर। बस शुरुआत क्या है, अंत क्या है। जैसे टेम्परेचर, शुरुआत वो 10 डिग्री पे कोई था, हम उसको हीट किए 100 डिग्री तक पहुंचा, तो शुरू 10 से 100 डिग्री कैसे पहुंचा, बस इसी से मतलब है। बीच में क्या किए उसको, उसके कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से और भी जो फिगर है जो कि स्टेट फंक्शन है, वो है टेम्परेचर। यहाँ लिखा हुआ है P से प्रेशर, V से वॉल्यूम, T से टेम्परेचर, S से एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी। आगे पढ़िएगा। H से इंथैल्पी, यहाँ पे H नहीं है लेकिन हाँ क्या लिखा हुआ है, H इंथैल्पी, U इंटरनल एनर्जी। ये सब सारा जो है क्या है, ये स्टेट फंक्शन है जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेटस पे डिपेंड करता है। पाथ फॉलोड या जो बीच का इंटरमीडिएट एक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। अब सेकेंड है पाथ फंक्शन, वो डिपेंड करता है पाथ पर, एक्चुअल पाथ पर, डिपेंड ऑन एग्जैक्ट रूट टेकन, जैसे हीट और वर्क, ठीक है। अब इसमें जो स्टेट फंक्शन है ना, उसमें जो फुल साइकिल में जो चेंज होगा वो ऑलवेज जीरो होगा। मतलब एक साइकिल में जो उसका चेंज होगा ऑलवेज जीरो होगा, लेकिन पाथ फंक्शन ऑलवेज जीरो नहीं होगा। यही एक सिंपल इसमें डिफरेंस है, याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ जाएगा। अब इसमें से दे सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट फंक्शन। कभी भी कोई क्वेश्चन ड्रॉप हो सकता है आज अब बीपीएससी में, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट फंक्शन, ठीक।
या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाथ फंक्शन, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आप समझ गए, ये खत्म हो गया। अब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको हम सेपरेटली 0 से लेके 4th लॉ तक अलग पढ़ेंगे अभी आगे, अभी इसको रहने दीजिए। देखिए हम बताए थे ना, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम Q इक्वल टू 0, वर्क W इक्वल 0, डेल्टा U इक्वल टू 0, मतलब हीट 0 भी चाहिए, वर्क डन 0 चाहिए, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 चाहिए, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब वर्क पे आ जाइए। वर्क पता है आपको क्या होता है, ठीक है। डूइंग वर्क, आपको फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये इसमें आपको हम लोग को पता है किस में, काइनेमेटिक्स में वर्क को कहते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इनटू वॉल्यूम, वर्क यहाँ होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये होता है हमारा वर्क, ठीक है। अब जहाँ एक्सपेंशन होगा वहाँ वॉल्यूम का चेंज इंक्रीज होगा, जहाँ कंप्रेशन होगा वहाँ वॉल्यूम का चेंज डिक्रीज होगा, ठीक है। और वर्क नेगेटिव होगा एक्सपेंशन में, और कंप्रेशन में वर्क पॉजिटिव होगा, यही याद रखने का है। रिवर्सिबल प्रोसेस देख लीजिए, इनडेफिनिट स्लो होता है, और इसमें सिस्टम और सराउंडिंग रियल इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। और कैन बी रिवर्स्ड बाय एन इनफाइनेटेबल चेंज, ठीक है। एकदम स्लाइड चेंज करके उसको रिवर्स किया जा सकता है, ये भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है रिवर्सिबल प्रोसेस पाना। थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में ये सब है, ठीक है। अब देखिए इंथैल्पी, इंथैल्पी आ गया। इंथैल्पी को हम लोग H से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है U प्लस PV। U क्या होता है, हमारा इंटरनल एनर्जी होता है, और PV क्या होता है, वर्क होता है। मतलब इंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क, यहाँ वर्क क्या है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी कुछ नहीं है, इंथैल्पी मेजर ऑफ टोटल हीट कंटेंट है, मतलब हीट कंटेंट किसी बॉडी में क्या है वही इंथैल्पी है, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, P यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट टू चेंज टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो प्रैक्टिकली क्या समझे, ये है कि कोई ऑब्जेक्ट या सिस्टम कितने थर्मल एनर्जी को वो स्टोर कर सकता है, या कितना वो उसमें कैपेसिटी है हीट को कैप्चर रखने का, ठीक है। ये इसका सिंपल है। कैलोरीमीटर क्या होता है, ये मेजर ऑफ हीट होता है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड, देखिए ये तो पढ़ते रहिएगा, ये जो है ना QP इक्वल टू चेंज इन हीट, ये सब चेंज इन एंथैल्पी, ये सब देखते रहिएगा, ठीक है। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, देखिए हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे ही इंथैल्पी चेंज है, जो हम आपको बता चुके थे ऊपर, इंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है।